इस वीडियो में हम लोग जो संघीय मंत्रिपरिषद है, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, उसके बारे में पूरी अच्छे तरीके से उसके बारे में जानेंगे। हम लोग देखेंगे कि इस बारे में कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, एक मंत्री बनने के लिए क्या योग्यता निर्धारित की गई है, कौन मंत्रियों को नियुक्त यानी कि उनकी अपॉइंटमेंट करता है, कब तक वो अपने पद पर बने रहते हैं, कितने प्रकार के मिनिस्टर होते हैं, क्या उनको सैलरी मिलती है, किस तरह से उनको हटाया जाता है, और इसके साथ ही क्या उत्तरदायित्व या रिस्पॉन्सिबिलिटी संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में उनके लिए असाइन की गई है, और पिछले कुछ समय में क्या मंत्रिपरिषद के बारे में बदलाव आया है, ये सब हम लोग जानेंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं मंत्रिपरिषद, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि भारत में संसदीय प्रणाली अपनाई गई है, जो कि वेस्टमिंस्टर मॉडल भी जिसको कहा जाता है, और इसके अंदर मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री जो है मुख्य भूमिका अदा करते हैं। ये ब्रिटिश मॉडल पर आधारित है, और जो मंत्रिपरिषद है इसका नेतृत्व प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। क्योंकि मंत्रिपरिषद जो है मुख्य कार्यकारी संस्था है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है, तो इसका अध्ययन करना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और वैसे भी देश के इस संस्था को, इस व्यवस्था को समझने के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में क्या उपबंध या क्या प्रोविजंस हैं जो बताते हैं मंत्रिपरिषद के बारे में। तो आर्टिकल 74 जो 74वां अनुच्छेद है वो ये बोलता है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सलाह देने के लिए, सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, और जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। यानी कि टू एड एंड एडवाइस एंड असिस्ट प्रेसिडेंट देयर विल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विच वुड बी हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद जो 74th आर्टिकल है, 74वां अनुच्छेद है, वो ये बाध्यता, एक बाउंडेशन है राष्ट्रपति के ऊपर कि राष्ट्रपति को जो भी कार्य है वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर करना पड़ेगा। और इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि मंत्रियों को फ्रीडम देने के लिए और उनको जो है अपने दायित्व या जो भी ड्यूटीज़ हैं वो अच्छे से डिस्चार्ज कर सके, उनका निर्वहन कर सके, इसके लिए संविधान में ये प्रोविज़न दिया गया है कि मंत्रियों के द्वारा जो राष्ट्रपति को जो भी सलाह दी जाती है वो न्यायालय में जांच का विषय नहीं होगा। यानी कि मंत्री जो राष्ट्रपति को जो भी सलाह देते हैं उसके लिए वो न्यायालय में जवाबदेह नहीं होंगे किसी भी कोर्ट में, चाहे वो किसी भी प्रकार की सलाह दें। इसी संबंध में अगला अनुच्छेद जो संविधान में है वो आर्टिकल 75 है, 75वां अनुच्छेद, जो मंत्रियों की नियुक्ति यानी कि उनकी अपॉइंटमेंट के बारे में बात करता है। ये अनुच्छेद बोलता है कि राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री को अपॉइंट करेगा, नियुक्त करेगा, और प्रधानमंत्री की सलाह पर जो अन्य मंत्री हैं उनको अपॉइंट किया जाएगा। इस विषय में 2003 में 91वां संशोधन 2003 ऐड किया गया, जो मंत्रियों की कुल संख्या को निर्धारित करता है। इस संशोधन के अनुसार देश की संसद की जितने सदस्य हैं, जितनी कुल संख्या है, उनके 15% से अधिक टोटल मंत्री नहीं हो सकते, और कम से कम यानी कि मिनिमम जो संख्या है वो ये 12 रहेगी। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि उस तत्कालीन समय में या 2003 से पहले अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं और मजबूरियों के चलते मंत्रिमंडल का बहुत अधिक विस्तार हो चुका था, जिसमें बहुत ज़्यादा मंत्रीगण शामिल थे, जिसकी वजह से राजकोष पे ज़्यादा जो है बोझ बढ़ रहा था, और तुष्टीकरण की राजनीति और वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए के हिसाब से इस चीज़ों को एडजस्ट करने के लिए, सिस्टमेटाइज करने के लिए 2003 अमेंडमेंट के अंदर टोटल जो संख्या है वो 15% तक उस पर कैप लगा दी गई है। इसके साथ ही यदि कोई सांसद दल बदल कानून, जो 52वां अमेंडमेंट एक्ट 1985 के तहत है, अगर कोई भी संसद का सदस्य यानी कोई भी सांसद या एमपी अगर दल बदलू कानून के आधार पे, एंटी डेफेकेशन लॉ के अकॉर्डिंग अगर वो इनएलिजिबल है यानी कि उसको अयोग्य मान लिया जाता है, तो वो व्यक्ति मंत्री बनने के लिए भी अयोग्य होगा। यानी कि जो व्यक्ति दल बदलू के अंदर दोषी है वो व्यक्ति मंत्री नहीं बन सकता। इसके अलावा 75वां अनुच्छेद
सामूहिक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि सामूहिक उत्तरदायित्व जो है उसके बारे में बात करता है। वो ये बताता है कि मंत्रियों का सामूहिक उत्तरदायित्व जो है वो लोकसभा के प्रति रहेगा और उनका व्यक्तिगत यानी कि पर्सनल जो है उत्तरदायित्व वो पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो राष्ट्रपति के प्रति रहेगी, क्योंकि 75वां अनुच्छेद ये बताता है कि जितने भी मंत्री हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यानी कि उनकी इच्छा तक अपने पद पर बने रहेंगे। लेकिन इस उपबंध का इस प्रोविज़न का ये मतलब नहीं निकालना चाहिए कि राष्ट्रपति जो है किसी भी व्यक्ति को अपने पद से हटा सकते हैं। जब तक मंत्रिपरिषद जो है उसको लोकसभा का विश्वास प्रस्ताव प्राप्त है तब तक उन्हें अपने पद से नहीं हटाया जा सकता। अब बात करते हैं उनको शपथ की। मंत्रिपरिषद जो है उनको शपथ दिलवाने का काम करते हैं राष्ट्रपति, जो कि उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाते हैं। वेतन और भत्ते के बारे में कितनी सैलरी और एमोलमेंट्स, उनको सैलरी और एमोलमेंट्स कितनी मिलती है उसके बारे में इसका डिसीजन पार्लियामेंट के द्वारा लिया जाता है। इसके साथ एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंग्लैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से इस बात में अलग है कि भारत के अंदर कोई भी व्यक्ति मंत्री बन सकता है, भले ही वो संसद का सदस्य ना हो। यानी कि अगर वो एमपी नहीं है लोकसभा या राज्यसभा से तो वो मंत्री बन सकता है, लेकिन उसे मंत्री बनने के 6 महीने के अंदर अंदर संसद के किसी भी सदन की सदस्यता लेनी होगी, अन्यथा उसका मंत्री पद समाप्त हो जाएगा। इस विषय में अगला आर्टिकल जो है वो 77 है, 77वां अनुच्छेद संविधान का। ये इस बात का जिक्र करता है कि भारत सरकार की जो भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस हैं यानी कि कार्यपालक कार्यवाही हैं, जो भी कार्यवाहियां हैं वो राष्ट्रपति के नाम से की जाती हैं। और इस विषय में राष्ट्रपति को ये शक्ति प्राप्त है कि वो इन कार्यों को, ये जो एक्शंस हैं इनको इनकी कन्वीनियंस के लिए, इनकी सुविधा के लिए वो नियम बना सकते हैं और इस नियम का उपयोग करते हुए वो मंत्रियों के बीच में जो है वो जो भी काम है उनके बीच में विभाग है उनका बंटवारा कर सकते हैं। लेकिन फिर आर्टिकल 74 एक्शन में आता है जो ये बोलता है कि राष्ट्रपति ये कार्य भी मंत्रिपरिषद यानी कि प्रधानमंत्री और अन्य उसकी सलाह से करेंगे। फिर इसी में एक रिलेवेंट संबंधित अनुच्छेद आर्टिकल 78 है जो राष्ट्रपति के कर्तव्यों के बारे में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों के बारे में बताता है कि प्रधानमंत्री की क्या क्या ड्यूटी होंगी, क्या क्या ड्यूटीज़ होंगी राष्ट्रपति के प्रति। इसमें 3 सब सेक्शन हैं, जिसमें पहला ये बोलता है कि प्रधानमंत्री की ड्यूटी ये होगी कि वो राष्ट्रपति को यूनियन संघ यानी कि जो भारतीय संघ है, यूनियन है, उसके एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए सभी वो डिसीजंस बताएगा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने लिए हैं। यानी कि मंत्रिपरिषद की बैठक में जो भी निर्णय लिए गए हैं भारत के एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए, वो राष्ट्रपति को बताना प्रधानमंत्री की ड्यूटी है। दूसरा सेक्शन इसमें ये बोलता है कि ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन जो भारत के एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित है, भारत के प्रशासन से संबंधित है, जो राष्ट्रपति ने मांगी है वो प्रधानमंत्री को उन्हें देनी होगी। और तीसरा सेक्शन ये बोलता है कि राष्ट्रपति अगर ऐसा चाहते हैं, राष्ट्रपति ने ऐसा डिसाइड किया है, सोचा है कि कोई ऐसा मैटर जिस पे किसी मंत्री ने डिसीजन लिया हो लेकिन मंत्रिपरिषद या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो उसके बारे में विचार नहीं किया है, वो प्रधानमंत्री से मांग सकता है। इसको एक उदाहरण से समझ सकते हैं। हम लोग मान के चलते हैं कि सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किसी बात पे कोई डिसीजन लिया है किसी रोड के ऊपर या इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, लेकिन उस डिसीजन के ऊपर जो बाकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, पूरी मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, तो अगर राष्ट्रपति चाहे तो प्रधानमंत्री से इस विषय में जानकारी मांग सकते हैं कि नितिन गडकरी ने जो निर्णय लिया है उसके बारे में मंत्रिपरिषद की क्या राय है या भी क्या स्टांस है। इसके बाद एक और आर्टिकल जो बचता है 88, जो इस विषय में एक फाइनल अनुच्छेद है इन 4 अनुच्छेद में, 74, 5, 77, 8 और अब 88 जो है वो प्रिविलेज के बारे में बात करता है कि मंत्रियों के कुछ अधिकार होते हैं। यानी कि मंत्रियों के अधिकार ये है कि वो मंत्री किसी भी सदन की बैठक में भाग ले सकते हैं। यानी कि अगर मंत्री लोकसभा का सदस्य है तो वो राज्यसभा के
या राज्यसभा का सदस्य है तो लोकसभा राज्यसभा मतलब वो कि दोनों सदनों की किसी भी सदन की बैठक में भाग ले सकता है, वहाँ पे बोल सकता है, प्रश्नों के उत्तर दे सकता है। इसके अलावा अगर दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है, जॉइंट मीटिंग होती है लोकसभा राज्यसभा की, उसमें बैठने का, बोलने का उसको अधिकार है। इसके साथ ही साथ अगर कोई भी पार्लियामेंट्री कमेटी है जिसका वो मेंबर है, वो उसकी मीटिंग में बैठ सकता है, बोल सकता है, लेकिन वोट वो वहीं दे सकता है जहाँ का वो मेंबर हो, यानी कि वो पार्लियामेंट्री कमेटीज़ में वोट नहीं कर सकता। अब फिर से जो आर्टिकल 74 में एक बात कही गई थी कि जो राष्ट्रपति जो है वो मंत्रिपरिषद की सलाह पे कार्य करेंगे, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे। तो ये जो सलाह है राष्ट्रपति की, ये मंत्रिपरिषद की जो सलाह है वो राष्ट्रपति के ऊपर बाध्यकारी है, यानी कि बाइंडिंग है, राष्ट्रपति को उन्हें मानना ही होगा। इस विषय में संविधान में 2 बदलाव किए गए हैं। सबसे पहला बदलाव 42 यानी कि 42वां संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया था। 42वां संविधान संशोधन ये बात बोलता है कि मंत्रिपरिषद ने जो भी सलाह या एडवाइस राष्ट्रपति को दी है वो उन्हें माननी होगी। 44वें संविधान संशोधन में जब सरकार बदली इमरजेंसी के बाद में, तो इसमें एक थोड़ा रिलैक्सेशन या थोड़ा लचीलापन लेके लाया गया। उसके अनुसार ये कहा गया कि राष्ट्रपति अगर एक बार चाहें तो मंत्रिपरिषद को उनकी सलाह रिकन्सिडरेशन, पुनर्विचार के लिए बोल सकते हैं, लेकिन अगर मंत्रिपरिषद ने पुनर्विचार के बाद भी वही सलाह दी है तो वो बात मानना राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होगा। फिर से सेम थिंग कि मंत्रिपरिषद के द्वारा दी गई सलाह के लिए जो मंत्री है वो किसी भी न्यायालय में, किसी भी कोर्ट में आंसरेबल नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो मंत्री पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं उसको मेंटेन रखने के लिए, मंत्रियों को फ्रीडम, जो उनकी इंडिपेंडेंस है, उनके काम करने के लिए जो स्वतंत्रता चाहिए उसको सुनिश्चित करने के लिए, और अपने कार्य जो है, अपनी ड्यूटी, कर्तव्यों के निर्वहन के लिए ये उपबंध या ये जो प्रोविज़न है संविधान में जोड़ा गया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने भी 1971 और 1974 के अंदर 2 इम्पोर्टेंट जजमेंट इस के रिगार्डिंग में दी है। 1971 में सुप्रीम कोर्ट ने ये रूलिंग दी थी कि केंद्र की मंत्रिपरिषद तब तक बनी रहेगी जब तक कि नई मंत्रिपरिषद ना आ जाए। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि 2014 में जब यूपीए की गवर्नमेंट सरकार आ चुकी थी, इलेक्शन हारने के बाद, इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद तक वो तब तक अपने पद पर मानी गई थी, यानी कि मनमोहन सिंह तब तक प्रधानमंत्री माने गए थे जब तक इलेक्शन जीतने के बाद भी प्रधानमंत्री मोदी ने शपथ नहीं ले ली थी। यानी कि इसका अर्थ ये हुआ सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग का कि मंत्रिपरिषद का पद कभी भी खाली नहीं हो सकता। अगेन आर्टिकल 74 का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का होना आवश्यक है, क्योंकि बिना मंत्रिपरिषद की सलाह के वो काम नहीं कर सकता, और अगर राष्ट्रपति बिना मंत्रिपरिषद की सलाह के कोई काम करता है तो वो अवैध यानी कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाएगा। 1974 में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से अपनी रूलिंग में इस बात को स्पष्ट किया कि जो राष्ट्रपति की संतुष्टि है, सेटिस्फैक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट जो है, इसका मतलब ये माना जाएगा कि वो सेटिस्फैक्शन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, यानी कि मंत्रिपरिषद की संतुष्टि ही राष्ट्रपति की संतुष्टि है। इसके बाद बात करते हैं इनकी अपॉइंटमेंट की। तो जो मंत्रिपरिषद है उसकी अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री की सलाह पे सभी मंत्रियों की नियुक्ति होती है, और अगर कोई आदमी या कोई भी मंत्री जो बना है वो संसद का सदस्य नहीं है मंत्री बनने के समय, तो उसे 6 महीने के अंदर अंदर फिर से सदस्यता लेनी होगी, अन्यथा उसका मंत्री पद रिक्त माना जाएगा। फिर बात करते हैं शपथ की। शपथ राष्ट्रपति के द्वारा इनको दिलाई जाती है, और पद में ये पद और गोपनीयता, ये सीक्रेसी और ऑफिस की पद लेते हैं, यानी कि कोई भी सूचना जो इनके सामने लाई जाएगी ये उसे तब तक किसी के सामने प्रकट नहीं करेंगे या उसको ओपन नहीं बताएंगे जब तक कि ऐसा करना उस फंक्शन के होने के लिए ज़रूरी ना हो। इसके बाद
बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी की। आर्टिकल 75 रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, दायित्व के बारे में बताता है कि सामूहिक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी लोकसभा के प्रति, और इसका दूसरे शब्दों में अर्थ यह निकाला जा सकता है कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के अनुसार कि ये एक साथ डूबते और एक साथ तैरते हैं। यानी कि अगर मंत्रिपरिषद ने कोई निर्णय लिया है, कोई भी डिसीजन किसी मैटर पे ले चुका है, तो सभी मंत्रियों को सदन के अंदर यानी कि संसद के अंदर और संसद के बाहर उस डिसीजन का समर्थन करना पड़ेगा, चाहे वो पर्सनली उस डिसीजन से संतुष्ट हो या ना हो। इतिहास में इससे पहले भी कुछ ऐसे केसेज हुए हैं जहाँ पे जो कोई मंत्री है, एक मंत्री, वो मंत्रिपरिषद के कैबिनेट के फैसले से वो संतुष्ट नहीं था, तो उसने उससे त्यागपत्र दे दिया है। इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल 1953 में 1953 में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जो हिंदू कोड बिल लाया गया था, तो वो इससे सहमत नहीं थे, तो उन्होंने उसमें त्यागपत्र दिया था। इसके अलावा C.D. देशमुख जो थे, उन्होंने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, जो राज्य पुनर्गठन है, इस बात के ऊपर भी उन्होंने त्यागपत्र दिया था, वो मतभेद था। और 1986 में जब ट्रिपल तलाक के रिगार्डिंग एक कानून लाया गया, तो मोहम्मद आरिफ थे, उन्होंने इस बिल का विरोध करते हुए मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया है। और जो मंत्रिपरिषद के निर्णय है वो सभी के ऊपर बाध्यकारी है, यानी कि बाइंडिंग है। जो मंत्रिपरिषद ने जो भी निर्णय लिया है वो बाकी सभी मंत्रियों को मानना पड़ेगा, और सदन के अंदर और बाहर इस डिसीजन का समर्थन करना होगा। फिर बात करते हैं व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, यानी कि पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी की। जो व्यक्तिगत उत्तरदायित्व है वो राष्ट्रपति के प्रति है, क्योंकि आर्टिकल 75 इसके बारे में फिर से बोलता है कि कोई भी मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक पद पर रहेगा, यानी कि जब तक राष्ट्रपति जो है प्रेसिडेंट के प्लेजर तक वो अपने पद पे बने रहेंगे। तो इसलिए ये राष्ट्रपति के प्रति उनकी व्यक्तिगत दायित्व बनता है। अब राष्ट्रपति उनको हटा भी सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो है नहीं कि राष्ट्रपति किसी को भी हटा देंगे। तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के कहने पे किसी भी मंत्री को उसके पद से हटा सकते हैं। अब बात करते हैं मंत्रियों के कितने टाइप हैं, कितने प्रकार हैं। तो मंत्रियों की 3 कैटेगरी है मेनली। सबसे पहले आते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स। कैबिनेट मिनिस्टर जो है वो इस हिरार्की में, इस वरीयता क्रम में सबसे सर्वोच्च स्तर के मंत्री होते हैं। मेनली उनको कोई भी मंत्रालय है उनका हेड या प्रमुख बनाया जाता है, वो कैबिनेट मीटिंग के अंदर भाग लेते हैं। इसके अलावा उनकी रैंक जो है, उनके पास पावर और अथॉरिटी ज़्यादा होती है। दूसरे स्तर पे आते हैं राज्य मंत्री। राज्य मंत्री जो है उन्हें कई बार किसी मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार भी दे दिया जाता है, और इसके अलावा अगर स्वतंत्र प्रभार नहीं है तो वो कैबिनेट मिनिस्टर जो है उनको असिस्ट करते हैं, उनको सहायता देते हैं उनके ऑफिस में। और ये लोग जो राज्य मंत्री है वो कैबिनेट मीटिंग में जनरली भाग नहीं लेते, लेकिन जब उन्हें बुलाया जाता है तो वो भाग लेते हैं। तीसरे मंत्री हैं उप मंत्री, डिप्टी मिनिस्टर्स। ये इस वरीयता क्रम में सबसे नीचे हैं। इन्हें स्वतंत्र मंत्रालय यानी कि इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री का चार्ज नहीं दिया जाता। ये कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, उनको असिस्ट करते हैं, उनको सहायता प्रदान करते हैं डे टू डे फंक्शंस या मंत्रालय के और काम में। इसके अलावा चौथी कैटेगरी संसदीय सचिव की है, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज की है। ये सीनियर मोस्ट IAS होते हैं, यानी कि वरिष्ठतम IAS अधिकारी होते हैं, और ये जो है प्रशासन का डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी मंत्रालय की मंत्रिपरिषद जो भी निर्णय लेती है उसको इम्प्लीमेंट करने का काम ये लोग करते हैं। अब बात करते हैं एक डिफरेंस की, यानी कि मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में क्या डिफरेंस है। हम लोग अक्सर मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल शब्द को एक मान लेते हैं, लेकिन मंत्रिपरिषद जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, और मंत्रिमंडल जो है इसको मेनली कैबिनेट मिनिस्ट्री बोलते हैं। अब मंत्रिपरिषद एक बड़ा निकाय है, इसके अंदर 60 से लेके 100 तक मिनिस्टर्स हो सकते हैं, जबकि कैबिनेट जो है वो, मंत्रिमंडल जो है वो एक छोटी संस्था है, इसके अंदर 10 से 15 मिनिस्टर होते हैं। मंत्रिपरिषद में 3 श्रेणी होती है, जैसा हमने पढ़ा, कैबिनेट मिनिस्टर, राज्य मंत्री और उप मंत्री।
वहीं मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं। मंत्रिपरिषद जो है वो उसके पास सभी शक्ति है, सारी शक्ति का स्रोत मंत्रिपरिषद है, लेकिन से ऐसा सिर्फ कागजों में है, क्योंकि आर्टिकल 74 और जो 75 में जो जिक्र है मंत्रिपरिषद का, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जिक्र है कि सारी शक्ति उसके पास होगी। लेकिन जो कैबिनेट है ज़्यादातर शक्ति उनके पास होती है, क्योंकि जो आर्टिकल 77 है, जैसा कि 78 है, 77 हम लोगों ने पढ़ा था, 77 का सब सेक्शन 3 कि राष्ट्रपति जो है वो विभागों का बंटवारा करता है, यानी कि संघ के कार्यों के स्मूथ ट्रांजैक्शन के लिए नियम बनाता है। तो प्रधानमंत्री की सलाह पे सभी शक्तियों का बंटवारा लगभग कैबिनेट में होता है। तो असली पावर जो है वो कैबिनेट मिनिस्टर्स के पास होती हैं। मंत्रिमंडल का काम है निर्णय लेना, क्योंकि ज़्यादा पावर इनके पास है, तो ये निर्णय जो भी इम्पोर्टेंट डिसीजंस है ये लेते हैं। और मंत्रिपरिषद का काम है इन डिसीजंस को लागू करना, यानी कि इम्प्लीमेंट करना। संविधान के अंदर मंत्रिपरिषद यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, उसका जिक्र आता है अनुच्छेद 74 और 75 में, 74 एंड 75। मंत्रिमंडल का मूल संविधान में ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन था 26 जनवरी 1950 को जो लागू हुआ, उसमें मंत्रिमंडल यानी कि कैबिनेट का कहीं कोई जिक्र नहीं है। लेकिन उसके बाद 44th जो अमेंडमेंट एक्ट हुआ 44वें संविधान संशोधन में अनुच्छेद 352 जोड़ा गया, जो ये बताता है कि प्रधानमंत्री जो कैबिनेट है वो प्रधानमंत्री और कैबिनेट मिनिस्टर से मिलके बनेगी, जो आर्टिकल 75 यानी कि अनुच्छेद 75 के तहत जिसको राष्ट्रपति ने नियुक्त किया है। अब इसके बारे में अब बात करते हैं कि मंत्रिपरिषद की भूमिका क्या है। तो मंत्रिपरिषद जो है वो सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है, हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है। देश से जुड़े हुए जितने भी मामले हैं उनको डिसीजन लेने का काम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करती है। इसमें चाहे रेलवे है, फाइनेंस है, वित्त मंत्रालय है, रक्षा है, तो ये सब निर्णय लेने का काम मंत्रिपरिषद करती है। इसके अलावा सर्वोच्च कार्यकारिणी है, सुप्रीम एग्जीक्यूटिव है, यानी कि जो डिसीजन लेती है उसको लागू करवाने का, संसद जो भी निर्णय लेती है, जो कानून बनाए जाते हैं संसद में, या जो निर्णय मंत्रिपरिषद लेती है उसको लागू करवाने का काम मंत्रिपरिषद का है। इसके अलावा मुख्य समन्वयक है, चीफ कोऑर्डिनेटर है, यानी कि ये जो मंत्रिपरिषद है वो कोऑर्डिनेट करती है, समन्वय बनाती है सबके साथ, यानी कि राज्य एक देश का दूसरे देश के साथ, एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ, या फिर सेंटर का स्टेट के साथ कोऑर्डिनेशन करती है। इसके अलावा ये संवैधानिक दायित्व जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्लिगेशंस आर्टिकल 74 में है उसको फुलफिल करती है, उसको पूरा करती है। संवैधानिक दायित्व यानी कि आर्टिकल 74 बोलता है कि राष्ट्रपति को सहायता देती है, एडमिनिस्ट्रेशन में सलाह देती है। इसके अलावा विदेश नीति के कार्य मंत्रिपरिषद के द्वारा पूरे किए जाते हैं, जैसे कि एक्ट ईस्ट नीति जो आई के गुजराल ने लॉन्च की थी। इसके अलावा नरेंद्र मोदी की जो है एक्ट ईस्ट नीति के ऊपर जो है उन्होंने एक्ट फार ईस्ट नीति दी है। इसके साथ में जो फाइनेंस से संबंधित डिसीजन है, वित्त से संबंधित निर्णय है, जैसे कि बजट पेश करना, उसको लागू करना, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं उनको फंड इशू करना, ये इनका कार्य है। इसके साथ ही जो मंत्रिपरिषद है उसके पास दोहरी सदस्यता होती है, यानी कि ड्यूअल मेंबरशिप है। ड्यूअल मेंबरशिप का मतलब यानी कि एक तरफ वो कार्यकारिणी यानी कि एग्जीक्यूटिव के सदस्य हैं और एक तरफ विधायिका यानी कि लेजिस्लेटिव के सदस्य है। इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक मंत्री जहाँ मंत्री पद भी संभालता है वहीं साथ में वो सांसद भी है। सांसद के नाते वो कानून बनाने में मदद करता है और एग्जीक्यूटिव मंत्री होने के नाते वो उनको लागू भी करता है। यानी कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका 3 अंग सरकार के हैं। इसमें से एक मंत्री कार्यपालिका का भी अंग है और न्यायपालिका का भी। इसके साथ विधि निर्माण यानी कि कानून बनाने में मंत्रियों की, मंत्रिपरिषद की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि ये जितने भी मंत्री हैं सरकार के द्वारा लाए गए बिल यही संसद में पेश करते हैं, जिसके बाद वो कानून का रूप लेते हैं। इसके साथ जितने भी नियुक्तियां हैं, अपॉइंटमेंट्स हैं, इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट जो है वो मंत्रिपरिषद की सलाह पे ही की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। चाहे वो यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन और मेंबर हुए वो, चीफ इलेक्शन कमीशन मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त, कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि
लेखा परीक्षक भारत के, इसके साथ साथ महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये जो भी अपॉइंटमेंट्स हैं, या फाइनेंस कमीशन है, वित्त आयोग 280 अनुच्छेद के तहत, इन सब की जो अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति करते हैं उनको सलाह देने का काम मंत्रिपरिषद का है। साथ ही साथ जो है आर्टिकल 74 और 78 यानी कि अनुच्छेद 74 और 78 के बीच में जो भी संवैधानिक दायित्व है वो पूरा करने का काम मंत्रिपरिषद करती है। तो ये मंत्रिपरिषद के बारे में था। उम्मीद है कि ऐसा इस लेक्चर के बाद आप इससे जुड़े हुए, इस टॉपिक से जुड़े हुए जो भी क्वेश्चन और एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे आप उनको सोल्व करने में सक्षम होंगे। थैंक यू।